नड्डा ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐप पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही प्रेस को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। सरकार के काम करने की शैली, उसका अंदाज आज बदल गया है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक हमने एक लंबी यात्रा तय की है। आज हम देश के एक जिम्मेदार सरकार देखते हैं। आज हम प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार देखते हैं। मैं जब अब कम समय में 8 साल की गाथा तो बताना बड़ा मुश्किल है और किसी के लिए भी इसको कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर पहली बात कहेंगे तो मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। द कल्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। पॉलिसी पैरालिसिस से चलते हुए हमने एक लंबी यात्रा 2014 से लेकर के हमने एक लंबी यात्रा की है। टुडे वी सी अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार को धता बताते हुए विकास की अविरल यात्रा तय की है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब चीज़ें, भ्रष्टाचार, अनाचार, इन सब को चैलेंज करते हुए और जिसको हम कहते हैं धत्ता दिखाते हुए, इसको कन्फ्रंटिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से लड़ाई लड़ने की मानसिकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 साल में काम किया है। और क्या किया है? सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासवाद की एक अविरल यात्रा, न रुकने वाली यात्रा, इसका प्रारंभ किया है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये जो पूरा 8 साल का परिवर्तन जिसकी बात बीजेपी कह रही है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सर्वस्पर्शी, समावेशी जो योजनाएं, विकासवाद की जो बात कही है बीजेपी ने पिछले 8 वर्षों में, उनका कहना है कि सुशासन लेकर आए हैं और सबके बीच में जन जन तक पहुंचे हैं। अब इस बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम बीजेपी चला रही है? जी देखिए निखिल, आज हमने देखा कि एक गीत जारी किया गया मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर और नरेंद्र मोदी ऐप में एक सेक्शन जोड़ा गया, मॉड्यूल, जिसके तहत तमाम कार्यक्रमों की जानकारी और खेल के जरिए उससे जुड़ा जा सकता है। तो दरअसल कोशिश ये है कि जो तमाम योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक पहुंचे और अंतिम लक्ष्य तक यानी संतृप्तता तक पहुंचे, 100% उसका लाभ लोगों तक मिल सके। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि व्यापक स्तर पर 75 घंटे हर किसी मंत्री या हर किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को या कार्यकर्ता को बिताने हैं आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, यानी अलग अलग वर्ग के साथ कल्याणकारी योजनाओं, उनके लाभों पर बातचीत करना है। तो दरअसल कोशिश यह है कि हर कोई ये जान पाए कि कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से उनका फायदा उठाया जा सकता है। और पार्टी अपने तौर पर कार्यकर्ताओं के जरिए इस संदेश को और व्यापक स्तर पर ले जाना चाहती है। यही वजह है कि इस पखवाड़े में अलग अलग दिन इस तरह से के कार्यक्रम रखे गए हैं और शुरुआती 10 दिन में कम से कम 75 घंटे रहना है लाभार्थियों के बीच और उन्हें बताना है कि किस तरह से इन योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। दूसरी बात यह हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ आम जनता उठा सके, उसके लिए अपने तौर पर कैंपेन चलाया है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो इन योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक और उससे भी निचले स्तर तक यानी गांव-गांव पहुंचाएं और लोगों को बताया कि इन योजनाओं का फायदा हो रहा है। चूंकि अब कोई करप्शन नहीं होता, अब सीधा पैसा दिल्ली से निकलता है और सीधा पैसा बैंक खाते में जाता है। आज जो करोड़ों खाते खोले गए हैं मोदी सरकार के दौरान, तो ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार, पारदर्शी सरकार जो मिली है, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा अधिकतम फायदा उठाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निखिल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन उपलब्धियों को गिनाया भी कि कैसे 3 करोड़ के करीब घर बने हैं, कैसे 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं, कैसे उन तमाम योजनाओं का फायदा
आम आदमी तक पहुंचा है, यानी एक तरह से देखें अंत्योदय के तहत जो आम आदमी केंद्र बिंदु में उस तक पहुंचा है। गरीब कल्याण योजना का खासतौर पर जिक्र किया। तो अब पार्टी 15 दिन तक इसे व्यापक स्तर पर इसकी जानकारी आम लोगों को देना चाहती है कि जो कुछ भी एक तरह से देखें जो इन आज योजनाओं में वंचित रह गए हैं या फिर उनका लाभ नहीं मिला है, वो भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यानी कि 100% कवरेज का लक्ष्य के साथ एक जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जाए। जी शैलेंद्र, ये तो हुई पिछले 8 वर्षों के जो उपलब्धियां हैं, जो कार्य रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कि अगर उस पर कोई कुछ छूटे लोग हों तो वो भी उन योजनाओं का लाभ ले सकें। रोड अहेड क्या है, आगे की क्या योजना है? ये देखिए, बहुत उद्देश्य साफ है कि सर्वस्पर्शी जो विकास है वो सभी तक हो, सारे लोगों को योजनाओं का फायदा मिले। उसके लिए हम देख रहे हैं कि गति शक्ति योजना हो, अगर आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम देख रहे हैं तमाम कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की कवायद है। मोदी सरकार की एक खूबी रही है कि जब कोई एक सेक्टर में एक योजना पूरी होती है तब उसके साथ उसमें कुछ और जोड़ दिया जाता है। उज्ज्वला योजना का टारगेट पूरा हुआ तय लक्ष्य से कम समय में, तो उज्ज्वला प्लस जोड़ दिया गया। हम जानते हैं कि अब उसमें 200 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। इस तरह से हमने देखा कि जब सभी गांवों में, सभी पुरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हुआ तो सभी घरों में बिजली पहुंचे, उसका टारगेट एक तरह से पूरा किया गया। अब बिजली में किस तरह से सोलर क्रांति आए, उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। तो दरअसल कल्याणकारी योजनाओं को अगले छोर तक, यानी अंतिम छोर के बाद उसमें और क्या हो सकता है। यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट, अभी जब चेन्नई गए थे प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत उसे चाबी सौंपी थी। आप सोचिए कि गरीबों का घर तमाम सुविधाओं से युक्त और विश्व स्तरीय तकनीक से जिस तरह से बनाया गया है, तो दरअसल उन योजनाओं को अगले स्तर पर कैसे ले जाना है और कैसे लोगों तक उसका अधिकतम फायदा हो, उस ओर सरकार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे जनता को इसका अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके। निखिल जी, निश्चित तौर पर जनता को उसका अधिकतम लाभ मिल सके। अंत्योदय से समाज की अंतिम जो पायदान में खड़ा व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, ये मोदी सरकार की कोशिश रही है पिछले 8 वर्षों में और आगे भी इसको जारी रखना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र। और अगली खबर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में ऑर्डर 7 और रूल 11 पर अगली सुनवाई 4 जुलाई को मुकर्रर की है। अदालत में आज भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी 36 पैरा की दलील रखी। अब अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की है। वहीं एक अन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी स्थल पर पूजा अर्चना को लेकर याचिका पर सुनवाई की है। हिंदू पक्ष ने अपनी दलील कोर्ट में रख दी है। अब अगली तारीख 8 जुलाई को मुकर्रर की गई है, जब मुस्लिम पक्ष 8 जुलाई को अपना पक्ष रखेंगे। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ है सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, जो दोनों केसों में वकील हैं। 7-11 की बात हो चाहे फास्ट ट्रैक की बात हो, सबसे पहले हम 7-11 का जो मामला है उसमें आज क्या हुआ सर? 7-11 पे ही ये पूरी बहस चल रही है। 2 दिन 26 तारीख और आज जो है मुस्लिम पक्ष ने अपने पक्ष को रखा है, आर्गुमेंट किया है, लेकिन चूंकि वो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अपने पक्ष को रख नहीं पाए हैं, आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए कंटिन्यू करते हुए समय समाप्त होने के कारण माननीय न्यायालय ने कंटिन्यू करते हुए 4 जुलाई को पुनः सुनवाई के लिए डेट निश्चित कर दिया है। सर ऐसा कहा जा रहा है, हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम पक्ष जो है डिले कर रहा है मामले को। भाई हम लोग तो कह ही रहे हैं कि हमारे दावों में वजन है, उनका जो ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। वो बेवजह बिना हाथ पैर के वो कह रहे हैं कि भाई ये खारिज हो जाए। ये 1991 जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्सेस एक्ट, उसका जो उल्लंघन है, ये सब केवल समझ लिए लटकाने भटकाने वाला है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी भाई न्यायालय है, भाई उनके भी पक्ष को सुनेगा, उसके बाद हम लोगों का समय आएगा तो हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। उनके आर्गूमेंट के बाद हम लोग अपने आर्गूमेंट को रखेंगे और हम लोग की सुनवाई होगी। सर जो वीडियोग्राफी की बात की जा रही है कि साक्षी को दोनों पक्षों को दिया जाए, उस पर कोई चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा हुई, उसमें कुछ आपत्तियां लगी हुई हैं। उन आपत्तियों के लिए माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इस पर देख ले रहे हैं, वो ऑर्डर अभी रिलीज़ करेंगे कि इसको पब्लिक डोमेन में इशू किया जाए कि न किया जाए, ये किन शर्तों के साथ वो रिलीज़ हम लोगों को हैंड ओवर करेंगे सीडी, ये माननीय न्यायालय भी आदेशित करेंगे। उसके बाद जो है जानकारी पता हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक की जब हम बात कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक की अदालत में जो आपने हिंदू पक्ष की ओर से शायद दलीलें रखी गई हैं और अब शायद वो मुस्लिम पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, अभी प्रतियां शायद उनका कहना था कि हम लोग को नहीं मिली है, प्रति मिल जाएगी उन लोगों को,
तो मिलने के बाद फिर जुलाई में 8 जुलाई को डेट पड़ा हुआ है, 8 जुलाई को पुनः सुनवाई होगी उस पर। तो आपने देखा ये थे जो दोनों केसेस में, यानी कि 7-11 में भी और फास्ट ट्रैक, दोनों जगह वकील थे और इनका साफ कहना है कि पहले जो केस में मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन से 26 तारीख को भी और 30 तारीख को भी अपना पक्ष रखा था, और फिर जब 4 जुलाई को जो डेट मिला है उसमें भी वो अपना पक्ष रखेंगे। रही बात फास्ट ट्रैक की, तो हिंदू पक्ष ने अपनी बात वहां रख दी है और 8 जुलाई को फिर फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, वाराणसी। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, अभी हमने जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुभाष नंदन चतुर्वेदी से आपने खास बातचीत की, हमने उसको सुना। इस बातचीत को कैसे समझे? इसको क्या इस तरह से समझना चाहिए कि जो जिला जज की अदालत थी जहां पर मेंटेनेबिलिटी के लिए जो बहस चल रही थी वो अभी जारी है, मुस्लिम पक्ष की बात अभी समाप्त नहीं हुई है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी फिलहाल केवल हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी है, वो भी शायद कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, जो आपने जो 7-11 की बात की है, तो 7-11 में लगातार जो 26 तारीख को जो सुनवाई हुई उसमें मुस्लिम समाज को दिया गया कि अपने पक्ष को वो रखें, तो लगातार वो अपने पक्ष को रखते रहे। इवन आज जब ऐसा लगा कि जब 26 तारीख को ये अपना पूरा पक्ष रख चुके हैं, तो आज जब सुनवाई शुरू होगी तो आधे घंटे 20 मिनट के बाद फिर इनका पूरा हो जाएगा और उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी कार्रवाई अपनी दलीलें रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी मतलब 4 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय मुस्लिम पक्ष ने लिया अपनी बातों को कहने में, अपनी दलील को पेश करने में। तो उसके बाद फिर जब एडजर्न हुआ अगले 4 जुलाई तक के लिए, तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो बातें रखी गई हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा वो सब वही बातें हैं जो घुमा फिरा कर कही जा रही हैं। कोई ठोस नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है, कोई ठोस दृष्टांत नहीं है, तो उससे हमें कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बारी आएगी तो हम उन चीज़ों को किस तरीके से उसका हम मुकाबला करेंगे, ये देखने वाली बात होगी जब 4 जुलाई को हमें मौका मिलेगा। रही बात फास्ट ट्रैक की, तो फास्ट ट्रैक में एक तरफ से हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी बात रख दी है और जज ने कॉपी जो है वो मुस्लिम पक्ष के लिए वहाँ कॉपी उन्होंने दी थी, और कॉपी देने के बाद जो उस पक्ष के वकील हैं, प्रतिवादी पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें यही हुआ कि अब 8 जुलाई को जब सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी तो मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेगा और उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसको मान्य करेंगे, दोनों पक्ष मान्य करेंगे। तो सवाल ये है कि ये जो फास्ट ट्रैक वाला जो मामला है उसमें है कि सीधा जो विश्व सनातन संगठन की जो हैं रेणु सिंह, उन्होंने ये दायर किया था और उन्होंने ये कहा था कि उनकी याचिका में ये उल्लेखित है कि एक तो मुस्लिम जहां पर वो नमाज पढ़ रहे हैं वो मंदिर है, मुस्लिमों को वहां से रोका जाए नमाज पढ़ने से। दूसरा, जो गुंबज है उस गुंबज को हटाया जाए क्योंकि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। इस तरीके से तीसरा की पूजा अर्चना करने की हिंदुओं को पूरी इजाजत दी जाए। तो इस मामले पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई चल रही है। अब अगर 7-11 की अगर आप बात करें, जो डॉक्टर विश्वेश्व वहां पर उनकी जिला जज जो है उनकी अदालत में केस चल रहा है, तो वहां सीधे पोषणीयता के नाम पर जो मुस्लिम संगठन है उनका यही कहना है कि वो 1991 के कानून का हवाला दे रहे हैं। जब नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था उस कानून में कहा गया था कि अयोध्या के मामले को छोड़ करके 1937 के पहले जो भी धार्मिक स्थलों की स्थिति है उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करेगा। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से ऐसी काफी याचिकाएं दायर की गई है, इवन उस कानून पर भी याचिका दायर की गई है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के कानून को, वो इस तरह की याचिका उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। जी कुमार आलोक जी, तो उसी कानून के खिलाफ वहां पे है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारे पास इतने एविडेंस है कि उस एविडेंस को जब हम रखेंगे अदालत में तो मुझे हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। तो देखने की बात होगी कि अदालत उसको किस तरह से लेती है और क्या कुछ होता है, देखने की बात है। फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका। और अब बात दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। राजधानी में सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन मौसम विभाग ने दिन में शहर में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया था। तेज हवाओं के साथ हुई इस मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर पेड़ों के टूटने की भी खबर है। इन सब का असर यातायात पर पड़ा है। कई इलाकों में लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में